आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में हमारे चैप्टर का नाम है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम आज जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ने से पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में जानेंगे, इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। मतलब इस लेक्चर में हम विद्युत आवेश क्या है उसको समझेंगे, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, उसके बाद हम आवेश के प्रकार को समझेंगे, प्रकृति के आधार पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद उसका प्रकृति हो गया, उसके बाद आपका स्थिति के आधार पर हम समझेंगे क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, हम आवेश के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे चलिए हम शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन, ये जो हमारा आवेश है, विद्युत आवेश, ये चैप्टर जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, जिसको हम विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकत्व। ये होता क्या है? तो ये जो है भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युतीय तथा चुंबकीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। विद्युत चुंबकत्व क्या होता है? तो वो भौतिकी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युतीय घटना तथा चुंबकीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये देखिए, इलेक्ट्रो मतलब होता है विद्युत। क्या होता है? विद्युत, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट मतलब चुंबक। मैग्नेट का मतलब चुंबक होता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक, बिजली से संबंधित है वो। ये होता है दो तरह का। हमारा पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत की। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनामिक मतलब विद्युत गति की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम स्थिर विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बोलिए या चार्ज बोलिए। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, विराम। मतलब इसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश
इसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में करते हैं? तो स्थिर आवेश के बारे में। ये इलेक्ट्रो का मतलब वही होता है, इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए या चार्ज बोल दीजिए। डायनामिक का मतलब होता है मोशन, जिसको हम बोलते हैं गति। डायनामिक का मतलब होता है मोशन, जिसको हम बोलते हैं गति। इसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देखा। हमने क्या देखा इसके इंट्रोडक्शन में? जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, जिसके अंदर हम विद्युत आवेश को समझेंगे, वो विद्युत आवेश पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया कहाँ से। तो फिजिक्स का एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व मतलब भौतिकी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम विद्युत तथा चुंबकीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारा पहला उसका जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत की का मतलब हम वैसे विद्युत आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे जो स्थिर है, गति में नहीं है, स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। दूसरा हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स जाने हैं, जिसमें हम गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक में आज का नहीं है, हमारे टॉपिक आज का है स्थिर विद्युत के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश जो है कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु का वैसा गुण होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिस गुण के कारण वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। ठीक है, क्या होता है विद्युत आवेश? तो विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। तो लिख लेंगे इस चीज को हम, क्या? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। कुल मिलाके हम ये भी कह सकते हैं जो किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कह सकते हैं? ये भी हम बोल सकते हैं किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा तथा गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। इसे जो है हम लोग इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। अभी जैसे हम बोले थे
Q बराबर क्या होगा, विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का सेकेंड, यानी कि Q इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर गुने सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं और कूलम्ब। कूलम्ब, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब क्या होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्यू क्या होता है, या तो इसको हम बोल दीजिए IT या कूलम्ब। कूलम्ब, कूलम्ब, इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। इसी का अगर हम बात करते हैं डाइमा, बीमा क्या हो जाएगा, IT या AT, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस गुण के कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। इसको जो है कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित करते हैं। Q बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय, यानी कि इसको हम विद्युत धारा को एम्पियर से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। इसलिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, और इसका बीमा क्या होता है, IT या AT होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। आवेश के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। आवेश का जो प्रकार है दो तरह का होता है। पहला, इसको हम बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। ये प्रकृति के आधार पर दो तरह का होता है। वो क्या होता है दो तरह का, तो पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, धन आवेश। क्या होता है, धन आवेश। दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं ऋण आवेश। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एक होता है इसके पोजीशन के आधार पे। किसके आधार पे, पोजीशन, मतलब इसके स्थिति के आधार पे। हम इसकी स्थिति के आधार पर दो तरह का आवेश होता है। एक होता है स्थिर आवेश, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं आपको, स्थिर आवेश। और दूसरा होता है गतिमान आवेश, मूविंग चार्ज। और एक होता है मूविंग चार्ज, दूसरा होता है एस्थेटिक्स चार्ज। तो ये गतिमान आवेश क्या होता है, स्थिर आवेश क्या होता है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो हमारा पहला है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, देखिए होता क्या है, जब हम कोई दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक, क्या बोलते हैं उसको, कांच का रॉड होगा और एक रेशम होगा। जब हम कांच के रॉड को रेशम पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच के रॉड से जो है कुछ कण निकल के जो है रेशम के टुकड़े पे चला जाता है, जिससे क्या होता है, कांच का जो छड़ होता है या रॉड होता है वो चार्ज हो जाता है। एक सिंपल भाषा में ये समझिए, मान लीजिए हमारा ये कोई वस्तु ए है, ये कोई वस्तु
ए है और इस पे से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस पे से जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल गया और वो चला गया इस पे, ए पे ही चला। ये निकल के, ये वस्तु कोई ए है, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे अब बचा क्या, सिर्फ प्लस चार्ज बचा। मतलब होता क्या है, देखिए हमारा जो कोई भी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन होता है धनात्मक और न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है। और उसके चारों ओर जो कक्षाएं हैं, उस कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ऋण आवेश होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया इस वस्तु से और दूसरी वस्तु में चला गया, तो ये वस्तु हो गया धनावेशित। मतलब जैसे हम किसी को कर्ज दे देते हैं, अगर हमारे पास कुछ पैसा है, हम किसी को कर्ज देते हैं तो हम तो धनावेशित हुए, हम दे रहे हैं किसी को तो हम धनावेशित हुए। जो हमसे लिया है वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित। मतलब क्या, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाता है तथा उस पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। यहाँ पे हम क्या देखें, जब कोई वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा तो वो वस्तु हो जाएगा धनावेशित वस्तु, और उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को हम बोलते हैं धनावेश। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन का संख्या जो होगा इस वस्तु में ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से, और प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए अब कोई वस्तु है, वो क्या किया, ये वस्तु है, तो ये जो वस्तु है ये इलेक्ट्रॉन का किया त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया मतलब इसका द्रव्यमान कुछ कम गया होगा, तो धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। धनावेशित वस्तु में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है। ये सब आवेश का गुण है, इसको हम अगले थोड़ी देर में हम कवर करेंगे। जब हम आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे तो फिर एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो वस्तु हो जाता है धनावेशित, और उस पर जो उत्पन्न आवेश होता है वो क्या होता है, धन आवेश होता है। जो धनावेशित वस्तु है उसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, P ग्रेटर देन E। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा ही बस चेंजिंग करेंगे हम। अब हम लेंगे ऋण आवेश। क्या लेंगे, ऋण आवेश। तो कुछ नहीं, बस ये हो जाएगा माइनस ऋण आवेश। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं हम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, और ये सारा प्लस जितना दिए हुए थे सारा हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस, ये सब हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम धनावेश देख लिए, अब हम ऋणावेश देखते हैं। तो ऋणावेश में क्या होता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, मतलब दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाता है, तथा उस पर जो उत्पन्न आवेश होता है वो क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा वस्तु है, ये क्या किया, दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लिया मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर ज़्यादा हो गई, तो ये सारा का सारा हो गया माइनस। तो
तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का संख्या कम होगा। अब इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो जब ये दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या जाने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टाइप देख लिए थोड़ा सा, उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। उसके बाद हम विद्युत आवेश को जाने, विद्युत आवेश के प्रकार को जाने। अब हम जानते हैं आवेश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। तो सबसे पहला गुण क्या होगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा, मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तो जब कोई वस्तु धनावेशित होता है, जब कोई वस्तु धनावेशित होता है मतलब धनावेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो पहला घट जाता है। क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, सेम इसका उल्टा, जब कोई वस्तु ऋणावेशित किया जाता है, क्या किया जाता है, ऋणावेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। आई होप ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जब कोई वस्तु को हम धनावेशित करेंगे, मतलब जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा तो वस्तु तो धनावेशित हो जाएगा और उस पर जो उत्पन्न आवेश होगा वो धनावेश होगा, जिस कारण उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट, समान प्रकृति के आवेशों के बीच, समान प्रकृति मतलब प्लस प्लस, सॉरी वो जरा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया हुआ था तो हमारा वीडियो यहीं पे पॉज हो गया हुआ था। तो सबसे पहला तो हम ये जाने थे, जब कोई वस्तु धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। समान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण या विकर्षण बल लगता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। दूसरा जाने थे, आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, जो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम स्थानांतरित ही कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है आवेश जो है संरक्षी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा, आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता का गुण पाया जाता है मतलब आवेश को जो है ना बीजगणितीय विधि के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, अर्थात आवेश को
बीजगणितीय विधि के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। दूसरा बात हम ये कह सकते हैं, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। और आठवां सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दोनों क्या करता है? उत्पन्न करता है। ये हमारे बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो हमारा स्थिर आवेश है केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन? सिर्फ स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा, जबकि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट जो होता है ईएमयू होता है। ईएमयू का मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट होता क्या है? तो होता है एबी कूलम्ब। क्या होता है? एबी कूलम्ब, जिसको हम एब्सोल्यूट कूलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कूलम्ब बोलते हैं। ठीक है। अब जो हमारा सीजीएस यूनिट है, तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस यूनिट जो होता है एट रेस्ट, विराम में इसका सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू, जो हम बता चुके हैं। ये तो ईएमयू बताए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बताए थे, वो होता है एब्सोल्यूट कूलम्ब। ये ईएसयू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो 1 कूलम्ब इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। क्या होता है? 3 × 10⁹ ESU। तो मतलब सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है विराम के लिए क्या होता है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इक्वल टू 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है। अब देखिए एट मोशन, जब मोशन में होगा तो क्या होगा? मोशन में होता है EMU, जो आपको हम बताए थे अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम्ब। 1 EMU इक्वल टू कितना होता है? 10 कूलम्ब। तो 1 EMU इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना होगा? विद्युत आवेश का सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट एट रेस्ट में क्या होता है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। और 1 ESU इक्वल टू होता है 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है। ये किसके लिए है? तो जब वस्तु विराम में रहेगा। लेकिन जब वस्तु गतिशील रहेगा, मोशन में रहेगा,
तो उसका मात्रक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम एब्सोल्यूट कूलम्ब बोलते हैं। 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम्ब। तो 1 EMU इक्वल टू 10 इंटू 1 कूलम्ब कितना के बराबर, 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ESU के बराबर। तो 1 EMU इक्वल टू 3 का 3, ये पावर बेस सेम है तो पावर जोड़ देते हैं, तो हो गया 10 टू दी पावर 10 ESU। ठीक है, ये मोशन के लिए। और जो सबसे छोटा यूनिट होता है आवेश का, उसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन, और जो सबसे बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं फैराडे। और 1 फैराडे इक्वल होता है 96,500 कूलम। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को कंप्लीट तो नहीं बोल सकते हैं, ख़त्म करते हैं, एंड कर रहे हैं। और एंड करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, आपको जो है आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। क्वेश्चन क्या है, आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर क्या है, वो आप आज पढ़ के देखिएगा, आवेश और द्रव्यमान के बीच क्या अंतर है। अगले वीडियो में हम आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर को भी देखेंगे, प्लस में आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी देखेंगे, आवेश का क्वांटाइजेशन भी देखेंगे। अगर टाइम परमिट होता है तो कल हम कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ लेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।